जो क्रांति की आग नेपाल के युवाओं ने सोमवार की सुबह जलाई थी, जिस आग ने नेपाल की ओली सरकार को गिरा दिया, वही आग चंद घंटों में पूरे नेपाल को अपने चपेट में लेने के लिए तैयार थी। महज 24 घंटों के अंदर अंदर नेपाल में क्रांति की आग अराजकता की आग में बदल गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के साथ शुरू हुई जेन जी का यह रेवोल्यूशन किसने कब कैसे रायट एंड लूट में बदल दिया, किसी को पता तक नहीं चला। कल पूरे दिन नेपाल से खौफनाक दृश्य देखने को मिले। एक के बाद एक नेपाल का संसद, उसका सुप्रीम कोर्ट, सिंह दरबार पैलेस समेत दर्जनों सरकारी दफ्तर आग के हवाले कर दिए गए। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स और कुछ एमपीज के घर भी आग के हवाले कर दिए गए। मंत्रियों और अफसरों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, कुछ के तो कपड़े तक उतार दिए गए। बात इतनी खतरनाक मोड़ तक पहुंची कैसे, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में ही कल एपिसोड में बताया है कि बात कोई सोशल मीडिया बैन के बारे में नहीं, बल्कि सरकार की कंटिन्यूअस नाकामी, उनके बच्चों की अय्याशी और उनके निकम्मेपन की वजह से लोगों के दिलों में आक्रोश कूट कूट कर भरा हुआ था। और सरकार के इस्तीफे के बाद भी, ओली सरकार के गिरने के बाद भी उनका प्रतिशोध फिर गलत जगह निकलने लगा, कम से कम कुछ लोगों का तो जरूर। शुक्र है कि अब आर्मी ने सिचुएशन अपने हाथों में ले लिया है। एंटी सोशल एलिमेंट्स, आगजनी, लूटपाट करने वाले लोगों पर अब एक्शन होना शुरू हो गया है। उधर जेन जी प्रोटेस्टर्स ने अपने आप को इन सारे शर्मनाक हरकतों से अपने आप को दूर करने की कोशिश की है। आर्मी के फुल कर्फ्यू लगाने से पहले जेन जी काठमांडू के सड़कों पर फिर दिखे और इस बार सड़कों को साफ करते हुए देखे। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि किसने नेपाल को आग के हवाले करने की कोशिश की? कोर्ट, पार्लियामेंट, मीडिया के दफ्तर, इतनी जल्दी और इतनी सटीक तरीके से इनमें आग किसने लगाया? किसको इस आगजनी से मुनाफा मिलने वाला था, या फिर कोई मंत्री टाइप लोग सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे? और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल, अहम सवाल, ओली सरकार तो गिर गई। सारे पुराने नेतागण को, सारे पार्टी लीडर्स को आपने भगा भगा के मार भी दिया, उनको कंप्लीटली ह्यूमिलिएट कर दिया। लेकिन अब किसी बड़े लीडर के बिना, किसी पार्टी के बिना नेपाल को कौन, कैसे, कब तक लीड करेगा? नेपाल का पुनः निर्माण कैसे होगा? नेपाल के युवाओं का यह आंदोलन व्यर्थ ना जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्रांति तो हो गई, लेकिन अब शुरू होता है उससे भी ज्यादा मुश्किल दौर। एकता, शांति और कंप्लीट संयम के साथ नेपाल का पुनः निर्माण। क्या नेपाल इसको संभव कर पाएगा, या नेपाल की जो ओबिचुरी लिखने वाले लोग हैं वो मुस्कुराएंगे, उनकी बात सच साबित होगी? अगर आपने नेपाल के बारे में पूरी खबर फॉलो नहीं की तो जल्दी से बता दूं कि पिछले हफ्ते नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक साथ बैन कर दिया। इससे नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ जो गुस्सा बीते हफ्तों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रहा था, वो सड़कों पर आ गया। इस हफ्ते सोमवार को हजारों प्रोटेस्टर्स, जिनमें मैक्सिमम जेन जी प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने काठमांडू और बाकी शहरों में जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन से ज्यादा सरकार के करप्शन, नेता के नेपो बेबीज और आर्थिक तंगी जो नेपाल में है उसके खिलाफ थी। लेकिन देखते ही देखते प्रोटेस्ट एक हिंसक मोड़ ले लेते हैं। प्रोटेस्टर्स इस हिंसा के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं और सरकार सो कॉल्ड इन्फ्लिल्ट्रेटर्स, जो लोग घुस गए थे इस प्रोटेस्ट में, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। सोमवार शाम तक 19 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें ज्यादातर युवा प्रोटेस्टर्स होते हैं और एक तो 12 साल का बच्चा होता है जिसे गोली मार दी जाती है। यह नेपाल के इतिहास में सबसे वायलेंट क्रैकडाउन था ऑन प्रोटेस्टर्स। जाहिर है कि गुस्सा और बढ़ जाता है। और फिर क्या होना था? अगले दिन प्रोटेस्टर्स सीधा सीधा पीएम ओली की रेजिग्नेशन की मांग करते हैं, सड़कों पर फिर उतर आते हैं। प्रतिशोध की आग में जल रहे प्रोटेस्टर्स मंगलवार को हिंसक हो जाते हैं। कर्फ्यू के ऐलान के बाद भी, पूरी सरकार के इस्तीफे के बाद भी मंगलवार देर रात तक यह भीड़ नेताओं के घर घर, उन्हें घर घर पर ढूंढ के उनको सबक सिखाते हैं, घर को आग के हवाले कर देते हैं। हथियारों से लैस ये भीड़ कम से कम 5 पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी पार्टी से हो, 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों को ढूंढ निकालते हैं। केपी ओली, प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल और शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी आरजू देवबा, जिनको नेपाल के फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं उन पर भी हमला होता है। देवबा भी सीरियसली इंजर्ड होते हैं। ओली के करीब माने जाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद और सांसद एकनाथ धकल, दोनों को भीड़ उनके कपड़े उतारकर सड़क पर घुमाती है।
प्रोटेस्टर्स ने काठमांडू वैली में नखू सेंट्रल जेल को भी आग लगा दिया और वहां जो प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर हैं रवि लामिछाने को भी वहां से जेल से छुड़ा लिया। लामिछाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ और ओली के प्रमुख क्रिटिक्स में से माने जाते हैं। उन्हीं के साथ साथ जेल से 1500 से भी ज्यादा कैदी फरार हो जाते हैं। देश में अलग अलग जगह पर कई और जेल ब्रेक्स की भी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसे कुल मिलाकर कहा जा रहा है 2400 से भी ज्यादा अब कॉन्विक्ट्स, जेल में रहने वाले प्रिजनर्स नेपाल के सड़कों पर अब आजाद घूम रहे हैं। अपने देश को आग में जलता देख मंगलवार देर रात आर्मी ने इंटरवीन किया। रात के 10 बजे से नेपाल की सेना ने देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान संभाली। बुधवार सुबह से काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जहां सेना के जवान अब गश्त लगा रहे हैं, जिसके बाद आज अब हमें कुछ लेवल तक शांति बहाली दिखने को मिली। लोगों से अपने घरों में भी रहने की उनको सलाह दी गई है। आर्मी के चीफ जनरल अशोक राज ने शांति बहाली के लिए अपील की है लोगों से। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सेना सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में डायलॉग मीडिएशन करेगी और नेपाल में नए सिरे से नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू कराने के लिए जो भी बन पाएगा वो सेना उस पर मदद करेगी। नेपाल में आगे क्या होगा उस पर बात करने से पहले यह भी जरूरी है कि आज की स्थिति के जिम्मेदार कौन है, वायलेंस का जिम्मेदार कौन है, यह भी हम पता लगाएं। क्योंकि अगर इस रेवोल्यूशन और क्रांति के लिए जेनजी को भर भर कर क्रेडिट मिल रहा है, तो यह आगजनी जो की है, जो लूटपाट की है, उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो अगर आज की सिचुएशन की जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे पहला लिस्ट में आता है नेपाल खुद का पॉलिटिकल एलीट, द पॉलिटिकल लीडरशिप। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया, बीते 15 सालों में कुछ 4-5 फैमिलीज और उनके ही जो लीडर्स हैं उन्होंने पावर को शेयर किया है, आपस में रिंगा रिंगा रोजेस खेला है। और इसीलिए नेपाल की जो यंगर जनरेशन है उसे लगता है कि इन लोग ने कुछ भी नेपाल के लिए, आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। उल्टा उनका मानना है कि ये लोग और ये फैमिलीज हाईली करप्ट हैं, जनता का पैसा इन्होंने अपने पेट में खा लिया है। यहां तक कि इन मास प्रोटेस्ट से पहले नेपो किड्स मूवमेंट सोशल मीडिया पर भर कर चल रहा था। नेपाल की यूथ इन हाईली करप्ट फैमिलीज के और इनके बच्चों के लग्जूरियस लाइफस्टाइल को कॉल करती आई है, क्योंकि सबको पता है कि इनके पास जो पैसा आया है वो नेपालियों का टैक्स पेयर का पैसा है, करप्शन का पैसा है। ऐसे में टैक्स पेयर्स की लाइफस्टाइल में और नेपो बेबीज के लाइफस्टाइल में जो फर्क लोगों को दिखा, उस बात से जेनजी बहुत ज्यादा ही परेशान थी। सोमवार को हुए मास प्रोटेस्ट और ओल्डर जनरेशन से मिलने वाले सपोर्ट को देखकर यह बात तो साफ हो जाती है कि नेपाल के जनता के अंदर सालों से रूलिंग एलीट के खिलाफ भर भर कर, कूट कूट कर गुस्सा था। आज नेपाल में जो कुछ भी हम देख रहे हैं इसी डिसकंटेंट का नतीजा है। पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ जो गुस्सा है वो तो समझ में आता है, कुछ हद तक वायलेंस और आक्रोश भी समझ में आता है, लेकिन उनके परिवारजनों के साथ जिस तरीके से उन्हें बेरहमी से मारा गया है, यह अपने आप मूवमेंट को बदनाम कर देता है। और यही आ जाती है बात नेपाल को जलाने की, यानी मिसक्रिएंट्स, गून्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स। हर सोसाइटी में कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो हिंसा और गुंडागर्दी ही चाहते हैं, और जब रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, वो जब खत्म हो जाता है, जैसा कि हमने नेपाल में देखा, तो ऐसे में गुंडा राज, दंगा राज, लूट राज ये शुरू हो जाता है। नेपाल में जो हिंसा हमने पिछले कुछ घंटों में देखा वो ऐसे ही अराजक तत्वों की वजह से था, जो सिर्फ और सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहते थे। अपने साथियों को जेल से फरार कराना, कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स को जला देना, और वही कुछ लोग हैं जो क्लियरली नेताओं से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, जो आज भी उनके इशारों पर नाच रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, चीजें जला रहे हैं। इसीलिए इस हिंसा में हम आउटगोइंग पॉलिटिकल एलीट के रोल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हां, माना कि टॉप लीडरशिप इस वायलेंस का विक्टिम भी थी, लेकिन इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता है कि गवर्नमेंट फाइल्स के टारगेटेड डिस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा फायदा पॉलिटिकल एलीट को ही होने वाला है, और नुकसान जेनजी के प्रोटेस्ट को ही है। क्योंकि अरे भैया, उन्हें तो एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए था, उन्हें तो इंसाफ चाहिए था, लेकिन अगर सारे फाइल्स जल जाएंगे तो इंसाफ कैसे आएगा? इसीलिए इस बात की छानबीन जरूरी है कि यह आगजनी की किसने, क्योंकि यह बहुत सिस्टमैटिक लगता है देखकर। लेकिन इस वायलेंस की जिम्मेदारी में तीसरे पायदान पर ही सही, लेकिन जेनजी प्रोटेस्टर्स खुद भी आते हैं, वो अपने आप को डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। नेपाल में जो हिंसा, जो अराजकता हमने देखी, जेनजी प्रोटेस्टर्स भी
कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपना रेवोल्यूशन एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को जन्म देने का काम कर दिया है, जो फिर उनके कंट्रोल से बाहर निकल गया। उन्होंने चाहा नहीं था, लेकिन उनके वजह से पैदा जरूर हुआ है यह मॉन्स्टर। हालांकि मंगलवार की आगजनी के बाद लगभग सभी जेनजी ग्रुप्स ने अपने आप को इस वायलेंस से डिस्टेंस किया है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां खत्म नहीं होती है। समझाता हूं कैसे। एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक लीडरलेस रिवोल्ट आप करोगे, जिसके ऑब्जेक्टिव्स भी घंटे घंटे बदलते रहते हैं, ऐसा मूवमेंट लास्ट में अराजकता ही पैदा करता है। किसी क्लियर लीडरशिप के बिना इकट्ठा होने वाली यह भीड़, वो भी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन जब लीडरलेस होगे, जब प्लान्ड नहीं होगे, तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही बन जाती है। नेपाल की जेनजी रेवोल्यूशन की पूरी जेनरेशन की एक आवाज का एको था। इसका कोई लीडर नहीं था और इसका किसी पॉलिटिकल क्लास से एफिलिएशन नहीं था। हां, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बोलते रहेंगे सोरोस और सीआईए भी, लेकिन एक प्योरली पीपल लेड मूवमेंट होने की वजह से ये जेनजी प्रोटेस्ट एक ही दिन में इतना ज्यादा सक्सेसफुल भी हो पाते हैं। लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बाद यही लीडरलेस अप्रोच इस मूवमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब जेनजी को समझ में आ रहा है कि हाथ में पावर आने के बाद पावर लेने के लिए दावेदार भी बहुत खड़े हो जाएंगे, जैसा कि आज हम नेपाल में देख रहे हैं। देशभक्त पर हमने जेन जी रेवोल्यूशन का खुल के सपोर्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला एपिसोड देख लीजिएगा। हम प्रोटेस्टर्स और उनके जेन्युइन डिमांड्स के साथ आज भी टिके हुए हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि इस रेवोल्यूशन की जो कोर डिमांड्स हैं बिल्कुल वाजिब थी। जनता का, स्पेशली यंगर जनरेशन का, पॉलिटिकल एलीट, नेपोटिज्म, करप्शन के खिलाफ गुस्सा बिल्कुल जायज है, जस्टिफाइड है। लेकिन इसी रेवोल्यूशन के वजह से आगजनी और वायलेंस को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। पीएम ओली के रेजिग्नेशन के साथ ही साथ पूरे रेवोल्यूशन ने अपने गोल्स अचीव कर लिए थे। उसके बाद संसद भवन की तरफ आग लगाना, कोर्ट्स पर आग लगाना, लूटपाट करना, मॉब लिंचिंग करना, यह खुद किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं हो सकता है। पूरे यूथ मूवमेंट और नेपाल का नाम यह एक्चुअली बदनाम कर देता है। आज जेनजी ग्रुप्स अपने आप को इस वायलेंस से दूर कर रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, ये कह के कि प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो जेन्युइन है, वो तो अपने घर वापस चले गए। ये तो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो रास्ते पर हैं, जिससे अब आर्मी निपटेगी। लेकिन एक सवाल प्रोटेस्टर्स से पूछना भी जरूरी है कि ये नहीं तो आपने एक्सपेक्ट क्या किया था, प्लानिंग क्या थी आपकी, जब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम पूरे पॉलिटिकल क्लास की रेजिग्नेशन की आपने डिमांड की थी, तो एग्जैक्टली आपने क्या सोचा था? जब रूलिंग एलिट जब पीछे हट जाएगी तो फिर नेपाल में क्या होगा? पूरे पॉलिटिकल क्लास से फ्रस्ट्रेशन आपका समझ में आता है, ठीक है, फेयर इनफ, सबके सब आपको गधा बना रहे हैं, लूट रहे हैं, लेकिन उसकी जगह आप किसको लाने वाले थे, यह भी सोचना, यह भी स्ट्रेटेजाइज करना। इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते करते आपको यह सोचने भी कहीं ना कहीं तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी। नेपाल इस मामले में बाय द वे यूनिक है। एक रेजिम चेंज के बाद कोई एक पक्ष उसका फेवर होता है, वो उसका टाइम अच्छा होता है, वो पावर में आता है, लेकिन नेपाल के युवाओं ने सारे कंप्लीट लेफ्ट, राइट, सेंटर, पूरे पॉलिटिकल क्लास को रिजेक्ट कर दिया है। सिस्टम इतना सड़ा हुआ था, लेकिन पूरे पॉलिटिकल लीडरशिप को जब आप हटा दोगे तो नेपाल में कोई इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तो बाकी नहीं रहेगी। आर्मी अभी भी अपना काम कर रही है, लेकिन उसने भी क्लियर कर दिया है कि उसका रोल सिर्फ शांति बहाली तक ही सीमित रहेगा। अब नेपाल किसके हाथों में है, किसी को पता नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज काठमांडू में एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब यहां से नॉर्मलसी का रास्ता बहुत लंबा है, यह बात समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, और वो तभी अचीव हो पाएगा जब सारे साइड्स एक साथ आपस में कंसल्ट करके एक सोल्यूशन निकालेंगे। और इसमें कॉम्प्रोमाइजेस सबको करना पड़ेगा। जेन जी प्रोटेस्टर्स को भी करना पड़ेगा, नेताओं को भी करना पड़ेगा, सिस्टम से जुड़े हर इंसान को करना पड़ेगा। लेकिन देशभक्त पे हमारा मानना है कि सबसे बड़ी और सबसे पहली जो पहल जेन जी को करना होगा वो यह है कि यह मूवमेंट हिंसा के तरफ गया कैसे, आगजनी और लूटपाट किया किसने, लोगों को पहचानो, उनको सजा दो। क्योंकि आपके मूवमेंट के बारे में जो दूसरे देश और दूसरे लोग भी बात करेंगे तो आप ही को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे कि देखो यही होता है अंजाम जब यूथ प्रोटेस्ट होता है, देश अराजकता में चली जाती है। और उसके बाद ये जब कर लोगे, उसके बाद आप सिस्टम बदलने की बात सोच भी सकते हो। और सिस्टम बदलना कोई आसान काम नहीं होगा। इतिहास और जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स के पन्ने टटोल लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको नेपाल का सिर्फ और सिर्फ 10 साल पुराना संविधान को फिर से आपको बदलने की जरूरत होगी। क्योंकि जो प्रेजेंट कंडीशंस में संविधान प्रैक्टिकली आज डिफंक्ट हो चुका है।
अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग ग्रुप की कंसल्टेशन करनी होगी, आपको सहमति बनानी होगी, आपको जेनजी यंगर सेक्शंस को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना होगा आपको, वरना कुछ दिनों बाद फिर से ये 70 साल प्लस के लोगों का रिंगा रिंगा रोजेस फिर से शुरू हो जाएगा। करप्शन के खिलाफ प्रॉपर सेफगार्ड्स एस्टैब्लिश करने होंगे आपको, इंडिपेंडेंट इफेक्टिव करप्शन एंटी करप्शन बॉडीज बनाने होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू गेट माय पॉइंट। कोई आसान काम नहीं है नेपाल के सामने अभी, लेकिन ये जो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, तब जब तक नया संविधान नहीं हो जाता या एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े चेंजेस नहीं हो जाते, तब तक इंटरिम सरकार कौन चलाएगा? यह भी बहुत बड़ी एक ट्रिकी सवाल है। ओली के बाद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? पहले इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। ऐसे में सबसे पहला नाम जो सुनने में आ रहा है वो है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुशीला कार्की का, जो करप्शन के खिलाफ खुलेआम बोलते आई हैं, जुडिशरी की बुराइयों पर भी आवाज उठाती आई हैं। इस मूवमेंट में उन्होंने जेन जी ग्रुप्स के साथ एक्टिवली इंटरैक्ट किया है, खुद सड़कों पर उतरी थी। स्पेक्यूलेशन यह है कि फिलहाल कार्की या उनकी प्रीडिसेसर कल्याण श्रेष्ठ इंटरिम प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो एज है वो 70 साल से ऊपर है। अगर ऐसे कोई सरकार में वो कोई कमान संभालता है तो ये नेपाल की जो जेनजी रेवोल्यूशन है उसके स्पिरिट के खिलाफ जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पूरा आंदोलन जो है वो 70 साल से ज्यादा जो बूढ़े लोग हैं, जो करप्ट नेता हैं, उनके खिलाफ यंगर जेनरेशन के एस्पिरेशंस को सामने रखने के लिए था। जो डिस्कनेक्ट था ओल्डर जनरेशन के साथ, उसके खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट था। अगर जेनजी प्रोटेस्टर्स की अपील को देखा जाए तो बालेंद्र शाह आज एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर सामने आए हैं। काठमांडू के 35 साल की उम्र के ये मेयर हैं। बालेंद्र शाह पास में रैपर रह चुके हैं और उससे पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 35 साल के शाह खुद ओली के बड़े क्रिटिक रह चुके हैं, ओपनली ओली को करप्ट बोल चुके हैं और जेन जी मूवमेंट को भी सपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन इस मूवमेंट के बीच उन्होंने खुद ही अपने आप को कहा है कि नहीं, मैं 28 साल से ऊपर हूं, मैंने जेन जी नहीं हूं, तो मैं इस मूवमेंट को लीड नहीं करूंगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने जेन जी के इंटरिम सरकार को भी लीड करने की अपील को टर्न डाउन कर दिया है। अरे वाह! तो कई अनसर्टेनिटीज के बीच में नेपाल का फ्यूचर अभी बीच मझधार में ही है। ऑल वी कैन विश एंड प्रे फॉर इज दैट नेपाल बांग्लादेश की तरह किसी लिम्बो में ना फंस जाए, जहां एक रेवोल्यूशन तो होता है लेकिन मिलिट्री रूल के बाद भी अभी 1 साल हो चुका है, इलेक्शंस का, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का कोई क्लियर कट टाइमलाइन नहीं दिख रहा है। लेकिन वो दूसरी बात है कि बांग्लादेश में भी कोई शेख हसीना को मिस नहीं कर रहा है और ना ही नेपाल में, चाहे सिचुएशन जितना भी खराब हो जाए, कोई ओली को मिस करेगा, ओली सरकार को मिस करेगा। रेवोल्यूशन तो हो गया है, पॉलिटिकल क्लास इज डन एंड डस्टेड विथ। नेपाल की आर्मी ने अपने रोल को सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर तक सीमित रखने की बात कही है। ये अच्छी पहल है। मैंने एटलीस्ट होपफुली हमें नेपाल में कोई मिलिट्री हुंता दिखने को नहीं मिलेगा, जिससे पॉलिटिकल डायलॉग आगे बढ़ पाएगा। लेकिन डायलॉग के पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, डायलॉग में कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, इस पर भी बहुत सारे डाउट्स हैं। बट वी होप दैट जो जेन जी, जिसने क्रांति की आग नेपाल में जो लाए हैं, वही नेपाल को इस आग की लपटों से भी बचा पाएंगे और नेपाल का पुनः निर्माण फिर से हो पाएगा। जैसा कि नेपाल से एक देशभक्त फैमिली मेंबर ने हमें लिखा कि वो ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने देश के भविष्य के बारे में, क्योंकि नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम गिरा है, नेपाल का देश नहीं, नेपाल का देश मजबूत खड़ा हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल अर्थक्वेक तो है नेपाल में, इस बात से मैं अग्री करता हूं, लेकिन अगर आप नेपाल का थोड़ा भी इतिहास जानते हो तो आप जानते हो कि नेपाल ने बहुत अर्थक्वेक झेले हैं और कभी टूटा नहीं है। वो वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन माना जाता है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्टॉर्म सिस्टम है वो नेपाल में देखने को मिलता है, क्योंकि इधर से सारा जो विंड सिस्टम है वो जाकर हिमालयस में टकराता है। बफर स्टेट है, 2 बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच में, लैंडलॉक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, बाहरी ताकतों पर, इंडिया पर, कभी कभी चाइना पर डिपेंडेंट है। लेकिन तब भी अगर आप किसी भी नेपाली से मिलोगे जाकर तो आप देखोगे वो सबसे ज्यादा रेजिलियंट है, सबसे टफेस्ट है, वार्म हार्टेड है। 2008 के इलेक्शन के समय मैंने नेपाल में कवरेज किया था और बहुत ही एक मेमोरेबल ट्रिप था मेरे लिए। मंगी जंपिंग भी किया था द लास्ट रिजॉर्ट में जाकर। मैं आशा करता हूं कि नेपाल में फिर से नॉर्मलसी बहाल हो, मैं फिर से जाकर नेपाल में एक बार मंगी जंपिंग करूं, फिर से जाकर नेपाल में एक बार इलेक्शन प्रोसेस को कवर करूं। आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो संकट की घड़ी है, इससे भी, जिससे पास्ट में भी नेपाली जिसे डील करेंगे, एंड इट दे विल कम आउट ऑन द टॉप। ऑल द वेरी बेस्ट।